गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेकंड एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन से जैसे कि अपने नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि सेक्शन का मीनिंग ही क्या है कि किसी भी चीज़ को 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स या जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पर ऐसे ही एक हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि एक ए पॉइंट है x1 एंड y1 और एक अनदर पॉइंट है बी x2 और y2, और यहाँ पर एक पॉइंट P है। ये इस लाइन पर है P, मैंने ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली बीच में है, ये इस लाइन पर है, तो ठीक है ना। तो P x और y, और हमें AP इज़ टू PB का रेशो गिवन हो M1 इज़ टू M2, ठीक है ना। MN भी ले सकते हैं लेकिन वो मेरा N थोड़ा X जैसा ही लगता है, इसलिए मैंने M1 और M2 लिया, ठीक है ना। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, फिर ऐसे ही ये मैं साइड में लिख देता हूँ M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये पॉइंट एग्जैक्टली मतलब मिड पॉइंट हो गया, इसे हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम क्या कह रहे हैं कि इफ़ P इज़ मिड पॉइंट, अगर P जो है मिड पॉइंट हो जाता है तो इसका मतलब रेशो 1:1 हो जाएगा भाई। ये फिर रेशो 1:1 हो जाएगा कि नहीं। तो M1 M2 की वैल्यू अगर हम इसमें 1 1 डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा x2 प्लस x1, क्योंकि M1 की जब 1 डालेंगे तो 1 इंटू x2 तो x2 ही रहेगा, है ना। और 1 इंटू x1 इज़ ऑल्सो 1 x1, तो देयरफॉर एंड M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2। ऐसे ही ये भी y1 प्लस y2, सॉरी पहले 2 था इसमें, अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला हो जाता है। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि 1 वाले को पहले लिख लो, तो x1 प्लस x2 नहीं भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये जो है हमारा सेक्शन फार्मूला है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो जैसे कि हमें पॉइंट दिया हुआ है कोई भी, कि क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है ये, अब मुझे अभी याद नहीं है, कि जैसे कि ये A है और एक ये B है। एक AB लाइन को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि ये पॉइंट है सपोज़ 2 3 और ये है 7 1, और एक हमें कोऑर्डिनेट निकालना है P के कोऑर्डिनेट्स, जो कि किस रेशो में डिवाइड करें, 2:5 में। सपोज़ चलो 2:5 ही ले लेते हैं। तो ये तो मैं पता लग चुका है, ये x1 है और ये x2 है और ये M1 है और M2 है। तो हम निकालना शुरू कर देते हैं P के कोऑर्डिनेट्स। P Q जो भी उसका नाम होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। M1 x2 इज़ 7 प्लस M2 और x1 इज़ 2 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली y1 y2, M1 तो हमारा 2 है, इंटू y2 इज़ 1 प्लस M2 एंड y1 इज़ 3 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना। तो ये P जो हमारा निकल आया 14 प्लस 10 दैट इज़ 24 एंड दिस इज़ 7, और ये कितना हुआ 15 प्लस 2 17 डिवाइडेड बाई 7। कोई अगर कैंसिल हो रहा है तो करते हैं, वरना ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, डायरेक्टली ऐसे ही हो जाना है, ठीक है। इसमें जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो निकालने के लिए बनता है, रेशो निकालने के लिए अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसको हम चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में असल में क्या पूछा गया है कि ये हमारा ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकालो जो पॉइंट को ट्राइसेक्ट करे। अब ट्राइसेक्ट और बाइसेक्ट, जैसे बाइसेक्ट है तो 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट है तो 3 इक्वल पार्ट्स। चलिए मैं बुक निकाल ही लेता हूँ ताकि मैं एग्जैक्ट उसके कोऑर्डिनेट्स ले सकूँ। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा कि हमें फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कि पॉइंट के हमें लाइन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4, -1 एंड -2 -3। तो ये हमारा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है।
तो जैसे कि हमारा एक ए पॉइंट है, क्या पॉइंट है हमारा 4,-1, और एक ये बी पॉइंट है, बी इज़ -2, -3, शायद यह जगह कम है, ठीक है ना, ये -3 लिखा हुआ है। तो अब हमें 3 इक्वल पार्ट्स में, तो 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब है कि ये चलो पी ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं। तो मतलब बेसिकली हमें ये गिवन है कि ए पी, पी क्यू और क्यू बी इक्वल होने चाहिए, है ना, ये हमें गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई भी दो चीज़ें इक्वल होती हैं तो उनका रेशियो क्या होता है? 1:1। भाई जैसे सपोज एक आदमी का एज जो है 30 साल है, दूसरे की भी 30 साल है, तो दोनों का रेशियो 30:30, तो क्या हो जाएगा? 1:1। या एक ट्रक मान लो 2000 किलो का है, दूसरा भी एक बस है वो भी 2000 किलो की है, तो 2000:2000 करेंगे तो वो भी तो 1:1 ही आएगा ना। मतलब ऑलवेज दो सेम क्वांटिटी का रेशियो हमेशा 1 आता है, 1:1। ऐसे ही 3 होंगी तो उनका भी 1:1, 1:1:1। तो देयरफॉर ये हमें गिवन हो गया 1:1:1। तो ये जो है बस समझने के लिए अब जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये M1 और ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1। चलिए फॉर पॉइंट P, अगर हम P निकाल रहे हैं तो देखो A से लेके P तक हमने ये 1 अज्यूम किया, एग्जैक्टली 1 नहीं है, ये अज्यूम किया, ये तो रेशो दिया हुआ था, चलो मान लेते हैं। तो A से P तक कितना है बेटा? 1। P से Q तक कितना है? ये भी 1 है, और Q से B तक ये भी 1 है। यानी कि अगर हम A से एक बार दोबारा से देखते हैं, A से P तक 1 है और P से B तक 2 हो जाएगा ना फिर, क्योंकि 1 + 1। तो P पॉइंट निकालने के लिए हमें रेशो लेना होगा 1:2, और बस सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। हमारे पास पॉइंट है ही 4,-1 एंड B इज़ -2 एंड -3, वो जो साफ नहीं दिख रहा था अब यहाँ पर दिखेगा। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2। सिमिलरली ऐसे ही M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। तो हमारे पास जो है P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब ऐसे ही अगर आप थोड़े से तेज़ हैं तो Q जो है एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा PB का, तो अगर P और B के पॉइंट लेंगे तो Q आप मिड पॉइंट लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मिड पॉइंट नहीं लगाना चाहता हूँ, तो मैं फिर लिख देंगे फॉर Q। अगर हम A और B की हेल्प से ही Q निकालेंगे तो रेशियो जो है स्विच हो जाएगा, पहले 1:2 था तो अब क्या हो जाएगा 2:2। फिर से यही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हाँ अगर आप मिड पॉइंट लगाना चाहते हैं तो जो ये आपके P के कोऑर्डिनेट्स आएँ और B के आपके पास पहले से ही हैं, तो P के x और B का x प्लस करके 2 से डिवाइड, और P का जो y1 होगा और B का जो y2 होगा दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि हमें रेशो फाइंड आउट करना है। तो 4 और 5 जो है ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि हमें को एक पॉइंट है -3, 10 और 6, -8। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4 है। एक लाइन है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 10 और दूसरा कोई एंड पॉइंट जो इसका है वो है 6 और -8, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, एक पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, वो है -1 और 6, ठीक है ना। तो हमें ये M1:M2 यानी कि रेशियो फाइंड आउट करना है, M1 और ये M2। तो M1 जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो M1:M2 को आप ले लो K:1। अभी K:1 की क्या कहानी है, ये कैसे आ गया, चलिए इसको भी बात कर लेते हैं। रेशियो का मतलब क्या, डिवीजन, M1/M2, इसको K लेट कर लिया क्या लेट कर लिया हमने, K। अब K के नीचे 1 तो होता ही है। अब कोई भी नंबर है उसके नीचे बाजू में और पावर में 1 होता है। सपोज ये लिखा हुआ है 5, तो एक 1 इसके डिवीजन में, एक 1 इसकी मल्टीप्लिकेशन में और एक 1 इसकी पावर में, ये तो होता ही है, समझ गया ना। तो इसीलिए हमने क्या लिया, जब हमने लिया तो जब हमने K:1 ले लिया
तो अब हमारे पास ये P को है, अभी हम इसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, छोड़ो। हमारे पास रेशियो है, 2 पॉइंट हैं, हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन जब भी करें बिना फॉर्मूले लिखे नहीं करें। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन k प्लस 1। सिमिलरली m1 इस k वैसे तो एक से भी हो जाएगा, लेकिन पूरा ही लिख लो, अच्छा लगेगा। -8 प्लस m2 एंड x1 इज आई थिंक 1 है, 10 है अपॉन k प्लस 1। तो ये हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं p के, तो ये हो गया हमारा 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 एंड माइनस 8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, ठीक है ना। तो जब भी रेशो निकालना हो तो हमें ऐसे ही करना है। अब ये जो पॉइंट है P, ये एक हमने निकाला है और एक ये हमें दिया हुआ है, सही है ना। तो अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। P जो इसका x कोऑर्डिनेट x है और इसका जो x है, दोनों को इक्वल रख लो, देन यू विल गेट द आंसर -6x k प्लस 1 इक्वल टू -1। या अगर आप इसे लेते तो इक्वल टू 6 ले लेंगे, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो कहता है डिवाइडेड बाई x एक्सेस। वो क्या कहता है? डिवाइडेड बाई x। ऐसे ही आपको 2 पॉइंट दिए हैं, m1:m2 k:1 ले लेना, ऐसे ही ये पूरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई x एक्सेस का मतलब है x, 0। तो आप इसको इक्वेट मत करना, क्योंकि फिर तो अगर आप इसको इक्वेट करोगे तो एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे, तो उसकी सॉल्व करना थोड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। तो आप क्या करें, यहाँ 0 है और यहाँ पर 8k, जो भी मतलब इसका वटेवर y होगा, तो y वाले को इससे इक्वेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन, चलो वो बाद में बात करेंगे, वो ऑप्शनल में। चलिए, ये तो आपको समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्योंकि 5 भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक बार समझ लेते हैं। उसने कहा कि एक पैरेललोग्राम है, उसके एंगुलर पॉइंट्स पैरेललोग्राम के टेकन इन ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? टेकन इन ऑर्डर मतलब A 1 2 दिया हुआ है, B दिया हुआ है 4, y और C दिया हुआ है हमें x, 6 और D है हमारे पास 3, 5, है ना। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, वी नो। अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर अलग अलग चीज़ें हैं। बाई इंटरसेक्ट तो ये है कि एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन बाइसेक्ट का मतलब काटने के बाद जो उनके पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं। सॉरी, तो ये है। तो ये जो है हमें पता है, हम ये 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि AO इक्वल होगा CO के और DO इक्वल होगा BO के। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। तो ये O जो है ना, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या, हमने देखा है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। मिड पॉइंट क्या था? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है ना। तो पहले हम O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ AC। तो 1 प्लस x अपॉन 2 O के कोऑर्डिनेट, 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2। ऐसे ही हम O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे फ्रॉम A। यहाँ से लिख देते हैं, हमने A एंड C को यूज़ किया है, ठीक है ना। अच्छा, O के कोऑर्डिनेट अब हम निकालेंगे B और D को हेल्प के। x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि 3 प्लस 4 अपॉन 2। सिमिलरली 5 प्लस y अपॉन 2। तो ये किससे निकाले? फ्रॉम B एंड D से, ठीक है। अब ये वाला इसके इक्वल रख लो और ये वाला इसके इक्वल रख लो। ऊपर वाला तो 1 प्लस x/2 है ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि O के ही तो कोऑर्डिनेट है, O की पोजीशन वही रहेगी, चाहे किसी की भी हेल्प से निकालो, BD से निकालो, चाहे किसी से भी निकालो, O की जो पोजीशन है वो वही रहेगी, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो 1 प्लस x/2 जो एग्जैक्टली इक्वल होगा 3 प्लस 4/2, यानी कि 3 प्लस 4 हम 7 लिख सकते। मेरे पास थोड़ी जगह कम है, आप स्टेप बाय स्टेप करना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में तो जाएगा और ये +1 कहाँ जाएगा? माइनस में। x इज इक्वल टू 7 - 1 = 6। ऐसे ही अब y को कंपेयर कर लेना।
आपको y की भी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। तो 7 में क्या कहा गया है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें थोड़ी सी गलती कर देते हैं। नहीं 7 नहीं है, वो 8 है। वो तो एक बिल्कुल इसी की तरह है, एक सर्कल है, डायमीटर है। तो डायमीटर है तो ऑब्वियसली सर्कल भी होगा। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, सर्कल अच्छा सा बनाते हैं। ये रहा सर्कल। तो एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल का हमारे पास जो एक डायमीटर है, जब सर्कल है तो डायमीटर भी होगा और डायमीटर है तो सर्कल होगा। तो ये हमारा डायमीटर है, थोड़ा सा बहक गया है। इसने बोला कि ए बी एक डायमीटर ऑफ अ सर्कल है। उसके बाद क्या कहता है, इफ़ सेंटर इज़ 2,-3। तो 2,-3 जो है सेंटर है और बी के कोऑर्डिनेट्स 1/4 हैं। हमें ए के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो लेट कर लेते हैं ना, लेट ए इज़ a, b या x1 x2 y1 कुछ भी ले सकते हैं, वटेवर आपको, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि सेंटर जो होता है ना ए बी का मिड पॉइंट होता है। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना कॉन्सेप्ट वाले आते हैं, मतलब जिसमें एक दो कॉन्सेप्ट मिक्स हों, ठीक है। तो अब जो है हमें पता है कि जो सेंटर है वो ए बी का डायमीटर का मिड पॉइंट है। तो मतलब हमने जैसे ए के तो ये ले लिए और बी के हमारे पास है ही 1,4। तो हम इसमें मिड पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि a + 1/2 ये हम सेंटर फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये मत कहना सेंटर तो हमारे पास है ही पहले से, अरे वो दिया हुआ है इसीलिए सेंटर फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि हम इसे इक्वेट कर सकें। एक सेंटर हमने निकाल लिया, एक सेंटर उसके पास है पहले से ही, तो 2 और -3 दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि a + 1/2 = 2। 2 का कितना हो जाना है 4, और ये प्लस का 1 है उधर जाके माइनस। इसी तरह से b वाले को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, b + 4/2 = -3। तो b + 4 = -6, और ये प्लस का 4 उधर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि -10, और a = ये इधर जाके 3 हो जाएगा। तो 3 और -10 जो है वो a के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो चलिए दोबारा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 7th क्वेश्चन है वो, 8th सॉरी। इसने बोला ए बी, देखो ध्यान से देखना, इसने बोला एक ए बी एक लाइन है, -2 और 2 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पर लाइन बना देते हैं पहले। ए के कोऑर्डिनेट है -2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,4 और एक पी उस पर पॉइंट है। तो वो ऐसा है सच दैट कि ए पी = 3/7 ऑफ ए बी। तो ये ए बी मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो ए पी बाई ए बी = 3/7। तो रेशो m1 ना, बच्चे क्या गलती करते हैं अक्सर कि m1 को 3 ले लिया, m2 को 7 ले लिया। ये गलत है भाई। ये सामने देखो ना, ए पी कितना है 3, तो ये 3 लेंथ नहीं है उसकी, लेकिन ये रेशो के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये लिखा हुआ ए बी, ये ए बी यहाँ से यहाँ तक है पूरा, हमें तो बिप्पी चाहिए ना। तो ये 7 - 3 कितना हो जाना है 4। दोबारा से देखो, हमें ए पी दिया हुआ है 3 और ए बी दिया हुआ है 7, एक्स मान लेते हैं, एक्स मैंने लगाया नहीं। तो ए पी तो यहाँ से यहाँ तक है, हमें तो रेशो ये वाला चाहिए ना, लेकिन नीचे लिखा हुआ है ए बी 7, मतलब ये होल लाइन की लेंथ जो है 7x या जो भी। तो हमें तो सिर्फ इधर का चाहिए था, तो 7 में से 3 माइनस किया 4। तो इसीलिए बस इसमें यही एक ख़ास बात थी, m1 = m2, 3 = 4 लगेगा, बाकी के आप खुद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं अभी। 9, अब हम बात कर लेते हैं 9 की। इसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो जैसे कि हमारे पास ये a है और ये है b। a के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2 और 2, और b के कोऑर्डिनेट जो हैं वो है 2 और 8। हमें इसको 4 इक्वल पार्ट्स में करना। तो एक काम करते हैं ना, पहले इसको मिड पॉइंट कर देते। इक्वल पार्ट्स लिखा हुआ है, पहले इसका एक मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो P आ जाएगा मिड पॉइंट, P या आप जो भी उसका नाम रखना चाहें। फिर A और P की हेल्प से निकाल लेना ये वाला, और P और B की हेल्प से यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको आ जाएगा R। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम P फाइंड आउट करेंगे। P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो x1 + x1 + x2
अपॉन 2, सिमिलरली y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो p के कोऑर्डिनेट्स जो है 0, क्योंकि 2 में से 2 चला तो 0 हो गया, और ये 10 का हाफ 5। तो अब हमारे पास p आ चुका है 0 एंड 5। तो अब यहाँ थोड़ा पार्टीशन कर देते हैं। अब देखो a और p में जब मिड पॉइंट लगाएंगे तो q आ जाएगा, लिखेंगे ना, पहले यहाँ रीज़न देना पड़ेगा। q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ p, AP सॉरी, q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AP। तो हमने क्या करना है कि अब जो है हम q निकाल रहे हैं, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि -2 प्लस 0 अपॉन 2, ये 0 है, एंड 2 प्लस 5 अपॉन 2, तो 2 में क्या जोड़ देने का है, 5 अपॉन 2। ऐसे ही r किसका मिड पॉइंट है, PB का, तो हम लिखेंगे r के कोऑर्डिनेट्स 0 प्लस 2 अपॉन 2 एंड 5 प्लस 8 अपॉन 2। सॉल्व कर लेंगे, q और r और p तीनों के पॉइंट आ गए। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। रोम्बस के हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। रोम्बस का एरिया क्या हो सकता है, बेस इनटू हाइट या हाफ प्रोडक्ट ऑफ हाफ ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि AC और BD चाहिए हमें। मैं निकल जा भाई, कैसा बना देता हूँ मैं, AC इंटू BD का हाफ, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो थोड़ा सा वैसे भी आपने देखा होगा, मैं एक बार सही से लिख देता हूँ जैसा आपने देखा था, ये थोड़ा अजीब तरीके से लिख दिया है मैंने। हाँ, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है ना, वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज इट्स डायगोनल। ऐसे देखा तो मतलब हमें AC चाहिए। AC क्या है, ये AC एक लाइन का लेंथ है और BD भी लाइन का लेंथ है। तो हमारे को A और B C D चारों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आप बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आप AC फाइंड आउट कर लो, फिर BD फाइंड आउट कर लो। तो जब AC और BD दोनों आ जाएगा, इसमें डाल देना। AC डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे तो शायद 4√2 आएगा और एक 6√2, तो ये आ जाएगा 4√2 एंड 6√2, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ, 4 6 24 एंड √2 हो जाता है 2, तो 2 से 2 का तो गेम हो गया, खाली क्या बचता है 24 स्क्वायर यूनिट। ये ज़रूर लिखना, ठीक है ना। वैसे तो ऑप्शनल होगा तो ऑप्शनल में तो नहीं लिख, लेकिन MCQs होंगे, लेकिन फिर भी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो ये लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज देखते हैं। हम इसी क्वेश्चन को, जो भी हमने किया है, हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो जब कर सकते हैं, अभी तो हम मतलब एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको किया है, लेकिन जब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो हमारी मर्ज़ी है, हम इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा के उसको डबल कर सकते, या एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ ना लगाएं तो भी हो जाएगा, क्योंकि हम अगले एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो एरिया ऑफ ट्राइंगल की भी ही है। तो चलिए पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल समझ लेते हैं कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, जैसे 2 3 4 1 एंड 6 2, ठीक है ना, तो हमारे पास ये 3 पॉइंट है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो बनता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, उसके बाद मल्टीप्लाई में ही है y3 माइनस y1, फिर उसके बाद x3 y1 माइनस y2, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, तो आप एक काम करना ना, ऐसे लिख लेना, हाफ x y माइनस वाई, 3 बार लिख लो ऐसे, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। अब यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3। 1 से स्टार्ट हो तो अब की बार 2 से स्टार्ट करो, 2 3 1, अब की बार 3 से स्टार्ट करो, 3 1 2, हो गया ना याद। तो ऐसे ही करने का आपको, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो चलिए अब हम इसको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको वैल्यूज़ डालते रहना है और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये ना मॉड में होता है, मॉड मैंने लगाया नहीं है क्योंकि आप कभी सोचो पता नहीं क्या आ गया है। यहाँ पर एक मॉड होता है। मॉड का मतलब ये होता है कि अगर नेगेटिव आया तो हम उसे पॉजिटिव कर लेंगे, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, तो हाफ x1 का मतलब किसी को भी आप x1 x2 कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 2, फिर क्या है आगे x2 इज़ 4 एंड y3 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 3, फिर क्या है x3 इज़ 6
y1 माइनस y2 यानी कि 3 माइनस 1, बस अब सॉल्व कर देंगे, आंसर सेट है। ये कितना बचा, -1 इंटू 2 -2, ये कितना बचेगा, -1 इंटू 4 -4, 2 6 12, तो 12 में से 6 चला तो 6/2 यानी कि 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इसी तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन के जो 2 पार्ट हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग कोलिनियर वाला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, कोलिनियर प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में कोलिनियर प्रूव नहीं करना, कोलिनियर गिवन है और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 7.3 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है कि इफ़ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 7 - 2, 5 and 1 और सी है 3, के। कोलिनियर मतलब क्या, हमने बात की थी फर्स्ट एक्सरसाइज में, ए बी और सी, यानी कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, यानी कि जो इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स हैं ए सी, वो बाकी के 2 के सम के इक्वल है, तो हमने ये यूज़ किया था। लेकिन अब हम इसमें, वो तो हमने एक्सरसाइज के लिए किया था, अब हम जब ये सीख जाएंगे तो हम जिस तरह से हम ये कर रहे हैं, तो हम 7.1 के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जिसमें हमें कोलिनियर चेक करना था। तो हम उसमें अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएं तो आंसर अगर 0 आ गया तो वो कोलिनियर होगा। अब 0 से क्या मतलब है देख लेते हैं भाई। ट्राइंगल जब बनता है जब वो तीसरा पॉइंट जो है इस लाइन से अलग हो, मतलब जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तीसरा पॉइंट अगर इसी की डायरेक्शन में होगा या इसी लाइन पर होगा तो वो लाइन जो है कोलिनियर कहलाएगी, ठीक है ना। मतलब वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा, तो इसका मतलब जब ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा तो उसका एरिया 0 होगा। तो कोलिनियर गिवन है, तो देयरफॉर कोलिनियर गिवन है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बस आप 0 से इक्वेट कर देंगे। हाफ फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, 7 1 माइनस के प्लस 5 के प्लस 2 प्लस 3 -2 -1 इक्वल टू 0। ये हाफ जो है उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका तो गेम हो गया। तो 7 1 ज़ा 7 -7 के 5 के प्लस 10 एंड -9 इक्वल टू 0। 7 के से 5 के चला तो हो गया माइनस का 2 के, और ये कितना हो गया 10 में से 8, मतलब ओवरऑल 8 हो गया ये, और के की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब कोलिनियर का मतलब ही यही है कि हमें उसका एरिया जो है 0 गिवन है। अब जैसे 7.1 का क्वेश्चन था, उसमें 3 पॉइंट थे कि मैं उसको कोलिनियर प्रूव करूं, तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली बस उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देना और फिर वो जो है कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको ये सिखाया है अभी, कोलिनियर निकालने वाला एरिया, ये वाला क्वेश्चन बताया था, तो हमारे पास जो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स थे ना, तो हम बस ए बी सी का एरिया निकाल के उसको डबल कर देते तो हमारा ए बी सी डी का पूरा रोम्बस का एरिया आ जाता। फिर आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3, बस इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसके जो मिड पॉइंट्स हैं उनसे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया निकालना है। ए के पॉइंट्स में गिवन है 0 -1, बी के भी गिवन है 2 and 1, और सी के भी गिवन है 0,3। अब ये इनके ट्राइंगल के जो मिड पॉइंट, देखो समस्या क्या होती है कि हमें नाम ये नहीं पता चलता क्वेश्चन में क्या सीखा गया। तो थोड़ा सा इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये मत सोचना कि बोर्ड में यार हिंदी में भी आता है लिखा हुआ, पढ़ लेंगे। अगर हिंदी में पढ़ लिया ना तो फिर तो गेम ही हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत आ रहा होगा ना समझ में, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं वो और ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं होते। हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं और भी टिपिकल होते हैं, ठीक है ना, मैथमेटिक्स के जो वर्ड। तो आप उस पर वो मत करना, आप जो है क्वेश्चन को दोबारा से दोबारा पढ़ा करो, क्योंकि मुद्दा यही है कि आपको समझ पूछा क्या गया है, आप जब भी तो बताओगे। अब अगर आप इससे कोई किसी दूसरी लैंग्वेज में जो हमें लैंग्वेज नहीं आती है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई आके हमसे फ्रेंच में पूछने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है। अब मुझे नाम तो पता है ना, अरे भाई मुझे मेरा नाम तो पता ही होगा, लेकिन मुझे फ्रेंच नहीं आती, मुझे ये नहीं पता उसने पूछा क्या है। तो इसका मतलब ऐसा भी हो जाता है कि हो सकता है कि आपको उसके सॉल्यूशन आता हो, आंसर आता हो, बट आपको ये नहीं पता कि आपसे क्वेश्चन में बात क्या कही, ये पूछा क्या है। तो इसलिए जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, जब टीचर समझाता है तो समझ में आ ही जाते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, जब आप प्रैक्टिस करें तो उस क्वेश्चन को 3 बार 4 बार पढ़ें, क्वेश्चन को 4 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें।
और तब जाके उसका एक बार सोल्यूशन करें, ठीक है ना। तो अभी इसमें ये कहा गया था कि ट्राइंगल जो है ए बी सी, उसके साइड के मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका हमें एरिया निकालना है डी ई एफ का, ठीक है। और फिर इसका रेशो भी निकालना है कि इस ट्राइंगल का और ए बी सी का। तो पहले यार बी और सी की हेल्प से डी आ जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला से, ए और सी की हेल्प से ई आ जाएगा, ए और बी की हेल्प से एफ आ जाएगा, फिर आप इसका एरिया निकाल देना वही, और फिर दूसरे का एरिया निकाल देना। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। 4 तो शायद डिस्कस हो चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ए बी सी डी हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें इसका एरिया निकालना है। तो आप बस एक डायगोनल ड्रॉ कर लेना, पहले ए बी सी का अलग निकाल लेना और ए सी डी का अलग। यहाँ डबल मत करना क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका पर्टिकुलर नेम नहीं दिया हुआ है। यहाँ आप ए बी सी का एरिया अलग निकालेंगे, ए डी और सी का एरिया अलग निकालेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 5 में कहा गया है कि यू हैव स्टडी इन क्लास 9th, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल एरियाज। तो अब यहाँ पर उसको वेरीफाई करना है कि यहाँ सच में ये बात वो जो थी सही थी कि या बस 9th क्लास तक ही अप्लाई होती है। तो आपको जैसे ए बी सी दिया हुआ है, मीडियन का एक काम होता है कि इस ट्राइंगल के जो एरिया जैसे 50 है तो दोनों को 25-25 कर देगा। तो हमें ये शो करना है। तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के हैं और सी के हैं। तो 4 and -6, 3 and -2 और 5 and 2। तो एक बात याद रखना, ये जो डी कोऑर्डिनेट है ना, ये इसका मिड पॉइंट भी होता है। मीडियन जहाँ पर सामने वाली लाइन को जो टकराता है वो मिड पॉइंट भी होता है। तो हमें क्या करना है, पहले मिड पॉइंट से हमें डी निकाल लेना। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 3 + 5/2 यानी कि 4, 3 + 5 8 हो गया, -2 + 2 0। तो हमारे पास अब इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 4, 0। तो आपको ए बी डी का ट्राइंगल अलग निकालना है एरिया और ए सी डी का अलग, और उन दोनों को इक्वल आना चाहिए। तो ये आपका पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो गया। नहीं, एक क्वेश्चन और हमें करना है, तो वो है हमारा एनसीईआरटी का ही ऑप्शनल एक्सरसाइज। वैसे तो लिखा हुआ है कि उसमें वो नहीं आती एक्सरसाइज, लेकिन फिर भी आ जाती है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें ये कहा गया है कि एक ए है और एक बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2 and -2 और बी के हैं 3 and 7। एक लाइन आ रही है यहाँ से, उसकी इक्वेशन है 2x, ये एरो है थोड़ा सा, कुछ और मत समझ लेना, 2x + y = 4। वो -4 था, मैंने उधर लिख दिया, उधर लिख दिया, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब हम ये वाला p जो है किस रेशो में डिवाइड करेगी, m1 और m2 हमें पता लगाना है। ये जो लाइन है ना 2x + y = 4, ये ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगी हमें ये पता लगाना है, मतलब m1 और m2। तो वही हम m1 m2 को ले लेंगे k = 1। फिर से वही मैं थोड़ा शॉर्ट में लगा रहा हूँ कि ये हो जाएगा 3k + 2 अपॉन k + 1, मतलब ये m1 m2 सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7k - 2 अपॉन k + 1। ये हो गया। अब ये जो पॉइंट है, ये जो आपने p निकाला है, ये वाला p, ये किसका है, ए बी का है, और ये इस लाइन का भी तो है। और हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर कोई लाइन का पॉइंट हमारे पास है तो वो उस लाइन में सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस 2x + y + 4 के भी हैं, यानी कि ये पूरा x है, ये पूरा y है, वो इस लाइन में डाला जा सकता है। यानी कि 2 × 3k + 2 अपॉन k + 1, फिर प्लस y यानी कि 7k - 2 अपॉन k + 1 = 7। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे और आपकी k की वैल्यू आएगी। तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी वीडियो और ये चैप्टर समझ आया कि नहीं। कोई और दिक्कत परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी पर भी आपको वीडियो चाहिए हो तो आप उससे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ टॉपिक्स पे अलग अलग। तो वैसे तो मैं 10th पे कम वीडियोज़ है मेरी, 12th पे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अब मैंने सोचा है कि चलो 10th को भी बना दिया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।